देखिए, भारत को ये माना जाता है कि कुछ एरिया यहाँ पर ऐसे हैं जो भूकंप के लिए काफ़ी सेंसिटिव हैं, जहाँ पर ज़्यादा संभावना रहती है भूकंप के आने की। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे पाए जाते हैं जहाँ पर जो भूकंप के दृष्टि से काफ़ी स्टेबल है, स्थिर है, जहाँ भूकंप के आने की संभावना नगण्य है। तो जो हमारा जो भारत है, इसके पूरे नक्शे को हमने, इसके पूरे मानचित्र को कुछ हिस्सों में विभाजित कर दिया कि कौन से ऐसे हैं जहाँ पर भूकंप ज़्यादा आने की गुंजाइश रहती है, संभावना ज़्यादा है, और कहाँ पर कम है। आइए देखें, इस मैप के अंदर आप देखिए कि ये जो पिंक कलर से लेकर के व्हाइट कलर यानी सफ़ेद रंग की तरफ जब आप जाएंगे तो संभावनाएं कम होती जाएंगी। सबसे ज़्यादा संभावना ये जो गुलाबी क्षेत्र आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं, और ज़्यादातर आप देखिए ये हिमालयन क्षेत्र है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर भारतीय प्लेट यूरोपियन प्लेट के नीचे की तरफ धंस रही है। तो यानी प्लेट्स के एक दूसरे के साथ अभिसरण होने वाला क्षेत्र है ये। दूसरा आप देखें, ये ग्रीन, ये पूरा का पूरा हिमालयन क्षेत्र उसी के संबंधित है। तीसरा आप ये जो येलो या पीला देखेंगे, ये दूसरा हिस्सा, तीसरे नंबर का हिस्सा है संभावना की दृष्टि से। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे, यानी भारत की प्लेट का जो मध्यवर्ती हिस्सा है, यहाँ पर भूकंप के आने की संभावना नहीं के बराबर रहती है। किंतु अब कुछ परिस्थितियां परिवर्तित हो गई हैं, अब यहाँ पर भी भूकंप महसूस किए जाने लगे हैं। और वजह क्या है? वजह है मानवीय हस्तक्षेप। देखिए, हमने बात की थी भूकंप के सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हमने बात की थी कि भूकंप प्राकृतिक भी आ सकते हैं और मानवकृत भी आ सकते हैं। मानवकृत में यह था कि मानवीय क्रियाकलापों की वजह से कहीं अगर इम्बैलेंस हो जाए, असाम्यता हो जाए, तो उस वजह से भी भूकंप आते हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर जब भूकंप आया तो वो हिस्सा जो था वो ये वाला हिस्सा था, और ये हिस्सा नगण्य के अंदर आता है। तो सभी भूवैज्ञानिकों को बहुत आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर कैसे भूकंप आया। तो पता चला यहाँ पर जो लोनार झील बनी, एक डैम बना, और डैम के अंदर पानी बहुत ज्यादा आने की वजह से यहाँ पर दाब बढ़ गया, और उस दाब को बैलेंस करने के लिए नीचे से चट्टानों ने खिसकना शुरू किया, और उस खिसकने की वजह से यहाँ पर भूकंप आया। कुल मिलाकर ये जो भूकंप संभाव्य क्षेत्र हैं, ये परिवर्तनशील हैं मानवीय क्रियाकलापों की वजह से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भूकंप के प्रभाव। भूकंप के बारे में जितना कुछ भी हमने अब तक पढ़ा, उससे तो यही लगा कि भूकंप बहुत खतरनाक है, एक डिजास्टर है, जिसको हम कहें कि एक आपदा है। तो ये ना ही आए तो बेहतर है। तो हम प्रभावों की बात करेंगे तो हम विनाशकारी प्रभाव ही देखेंगे नहीं, क्योंकि भूकंप विनाशकारी प्रभाव के साथ साथ कुछ लाभकारी प्रभाव भी अपने साथ लेके आता है। तो हम बात करेंगे उन दोनों तरह के प्रभावों की, जिसमें एक विनाशकारी प्रभाव है और दूसरे इसके लाभकारी प्रभाव हैं। विनाशकारी प्रभाव और लाभकारी प्रभाव को हम इस तरह से क्लासिफाई कर लेते हैं। विनाश तो अब तक हम देखते आए, पढ़ रहे हैं जो कि इमारतें नष्ट हो जाती हैं, खूब सारी दरारों का निर्माण हो जाता है। दरारें सिर्फ इमारतों में ही नहीं, बल्कि पृथ्वी की धरातल पर भी दरारें हो जाती है। भूस्खलन, ऐसे क्षेत्र जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पर पहाड़ियों के ऊपर का हिस्सा स्खलित होता हुआ, यानी नीचे की ओर घसीटता हुआ आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा समस्या हमारे सामने आ जाती है। दावानल, जंगलों में आग लग जाती है और रिहायशी इलाकों के अंदर तीव्रता के साथ ये आग फैलती है, तो उससे बहुत नुकसान होता है। सड़क व रेलवे लाइनें मुड़ जाती हैं, जिससे कई बार बहुत जान और माल की हानि या नुकसान हमें उठाना पड़ता है। कुछ पिक्चर्स यहाँ पर हैं जिनके जरिए ये चीज़ क्लियर हो जाती है। ये देखिए, पूरे के पूरे रोड के ऊपर, धरातल के ऊपर आप उस दरार को देख सकते हैं। दूसरे में आप इस रेलवे लाइन को मुड़ी हुई अवस्था के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी रेलवे लाइन अपनी ही जगह से हिल गई। ये बिल्डिंग के गिरने का दृश्य आप बहुत आसानी से इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान यहाँ हुआ होगा। ये सुनामी का एक दृश्य है, जिसमें आप देखिए कि ये जो क्षेत्र था, जो काफ़ी नीचे का इलाका था, और ये बिल्डिंग कितनी ऊपर है, यहाँ तक भी ये पानी तीव्रता के साथ आया और किस तरह से क्रॉस करके धरातलीय या स्थलीय भाग तक पहुँच गया। तो ये इसके विध्वंसकारी प्रभाव हैं। लेकिन कुछ लाभकारी प्रभाव भी हैं, जैसे कुछ नवीन द्वीपों का निर्माण हो जाता है, जो सिर्फ टूरिज्म के पर्पज से नहीं, बल्कि संसाधनों के विकास के तौर पे भी काम में लिए जा सकते हैं। अन्य स्थलीय भागों का निर्माण हो जाता है, इसका एग्जाम्पल भी हम आपको देंगे।
नए जल स्रोत डेवलप हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह विश्व के अंदर देखी गई कि जहाँ भूकंप के बाद में गहरी झीलनुमा संरचना बन गई और उस झील में से लगातार मीठे पानी का स्रोत वो आसपास के लोगों के लिए बन गया। सागरीय खाड़ियों का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से समुद्र जहाज जो हैं, समुद्री जहाज, वो ज़्यादा इसके तटों के नज़दीक पहुंच जाते हैं और आसानी से वहां पर अपना व्यापार के लिए नए बंदरगाह उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा मृदा निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो तीव्र हो जाती है। देखिए, मृदा निर्माण अपने की जो प्रक्रिया है वो अपने आप में सैकड़ों साल लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन अगर किसी कारण से तीव्रता के साथ में चट्टानों का विघटन हो जाए तो वो प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाती है। तो नवीन मृदा का निर्माण होता है और नई मृदा अपने साथ में बहुत सारे नए मिनरल्स और जिसको कहें कि नए जीवाश्म, और जीवाश्म जिसको नहीं कह सकते हम, खाद्याश्म जिसको कहेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपने साथ में रखती है जो बहुत ही उपजाऊ होती हैं। तो ये सारे लाभकारी प्रभाव हो गए। अब हम अगर एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे लें, जिससे रिसेंटली हमने न्यूज़पेपर्स के अंदर देखा है कि पाकिस्तान के अंदर 24 सितंबर 2013 को एक भूकंप आया और उस भूकंप की तीव्रता 7.7, जैसा कि हमने अभी अपनी इस क्लास में बात की थी, 7.7 है। देखिए, पाकिस्तान की जो स्थिति है वो ये भारत का नक्शा है और भारत के पास बिल्कुल उत्तर पश्चिम के अंदर पाकिस्तान इस तरह से लंबाई में फैला हुआ है और ये पूरा का पूरा इलाका अरब सागर है। ये अरब सागर का हिस्सा, इसी हिस्से को हमने थोड़ा बड़ा किया। पाकिस्तान में यहाँ पर उस भूकंप का केंद्र था, यानी अरब सागर के नज़दीक कराची से कुछ दूरी पर उत्तर में, और इसमें जो मैग्नीट्यूड था वो था 7.7, जिसको हम कहें कि अच्छी खासी इमारतों के ढहने के लिए ये काफ़ी था। लेकिन जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही, पर फ़ायदा क्या हुआ? अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स पढ़े हो, टीवी देखा हो, तो उस टाइम ध्यान होगा आपको कि एक अच्छी चीज़ भी हुई। क्या हुआ कि एक नए द्वीप का निर्माण हो गया अरब सागर में। अरब सागर की स्थिति और देख लीजिए आप, यहाँ पर ईपी सेंटर है, यहाँ पर पहली बार भूकंप को महसूस किया गया, ये वो ईपी सेंटर है, अधिकेंद्र। यहाँ से अरब सागर की डिस्टेंस आप देखिए, तो अरब सागर के अंदर एक नवीन द्वीप का निर्माण हो गया और वो द्वीप ऊपर से इस तरह से दिखाई दिया। एक्चुअली ये द्वीप कैसे बन जाते हैं कि सागर का धरातल ऊपर की ओर उठ जाता है और इतनी ऊंचाई तक उठ जाता है कि सागरीय जल नीचे रह जाए और चारों तरफ अगर सागरीय जल है तो नवीन द्वीप का निर्माण हो गया। और ये द्वीप नवीन संसाधनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर संसाधनों की खोज अभी तक नहीं की होती है। तो ये सब पाकिस्तान का ये जो एग्जाम्पल हमने लिया, तो उसके आधार पे ये चीज़ क्लियर हो गई कि कुछ अच्छी और कुछ खराब बातें, दोनों चीज़ें भूकंप के आने से होती हैं। लेकिन भूकंप एक बहुत बड़ी विपदा या आपदा के रूप में आता है, तो हमारे सामने ये जानकारी होनी चाहिए हमें कि भूकंप के आने पर हमें क्या करना है। क्योंकि भूकंप जो होते हैं वो सेकंड्स में आता है, हमें तो तब महसूस होता है जब वो आ चुका होता है। ऐसे में हम किस तरह से अपना या दूसरों का बचाव कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो 2-3 पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर भूकंप आता है तो भूकंप ही क्यों, कोई भी आपदा आए तो पहली चीज़ है घबराएं नहीं, क्योंकि घबराने से आप अपना भी नुकसान करेंगे और जो दिमाग आपका चल सकता था अपने आप को बचाने के लिए वो नहीं चले। दूसरी चीज़, मदद करें खुद की और दूसरों की। अगर कोई फंसा हुआ है तो उसे निकालने में मदद करें, बिना किसी जिसको हम कह सकते हैं कि जाति, लिंग, रंग, रूप के भेदभाव के, क्योंकि उस समय एक इंसान की मदद ही ज़्यादा लाभदायक हो सकती है और उस इंसान की जो सबसे नज़दीक होता है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, हर इमारत से बाहर आ जाएं। जितनी ऊंची इमारतें होंगी उनके गिरने का खतरा उतना ही ज़्यादा होता है, तो इमारतों से अपने आप को बाहर निकाल लें। लेकिन ऐसा हर बार संभव नहीं हो पाता कि इमारत से हम बाहर आ जाएं। तो जब इमारत से हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं, खुले स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या करें? तब जब इमारत के अंदर ही हैं तो अपने आप को किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिपा लें। जैसे टेबल, लकड़ी का जो मजबूत टेबल होगा आप उसके नीचे छिप जाइए, यानी होलो स्पेस में, या अगर बेड है तो बेड के नीचे अपने आप को छुपा लें, ताकि ऊपर से अगर प्लास्टर या छत का कुछ हिस्सा गिरता भी है तो वो बेड या टेबल के ऊपर जाए और आप अपने आप को उसके नीचे सेफ महसूस कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि किस तरह से अपने आप को बचाया जा सकता है, क्योंकि ये सेकंड्स की बात होती हैं, यहाँ पर हमारे पास बहुत टाइम नहीं होता, इसलिए हमारे लिए और ज़्यादा किसी की हेल्प लेते हुए कुछ काम करना शायद संभव नहीं हो।
अब हम लास्ट में आज के इस टॉपिक से रिलेटेड परीक्षा में पूछे जाने वाले कौन कौन से बिंदु हैं वो देख लेते हैं। हालांकि हमने इन सारे बिंदुओं की चर्चा यहाँ कर ली है, हम सिर्फ यहाँ पर इनका नाम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से नाम हैं। सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा परिभाषा, भूकंप की परिभाषा। दूसरे आपसे पूछा जा सकता है सुनामी क्या होते हैं, कैसे आते हैं, या ये भूकंप से कैसे संबंध रखते हैं। तीसरी चीज, भूकंपीय तरंगे कितनी होती हैं, क्या होती हैं, कैसे इनका मूवमेंट होता है, पी और एस तरंगे कैसे एक दूसरे से विभेद रखती हैं, ये सारी चीजें। भूकंप के प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं, तो सिर्फ विनाशकारी नहीं, हमें लाभकारी प्रभाव भी देने हैं। और पाकिस्तान का एग्जाम्पल अगर आप रिसेंट में डालेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि वो अभी हुआ है। अगर एग्जाम तक चूंकि और कोई भूकंप बड़ा आ जाता है तो आप उसे यानी अपने आप को अपडेट करें, नवीनतम सूचनाओं का संग्रहण अपने पास जरूर रखें। उसके बाद भूकंप उत्पत्ति से संबंधित प्लेट टेक्टोनिक अवधारणा क्या है। हो सकता है कि प्लेट टेक्टोनिक नाम ना दे, वो सिर्फ ये पूछ ले भूकंप उत्पत्ति की नवीन अवधारणा क्या है। तो आप प्लेट्स के किनारों की वजह से किस तरह से भूकंप की उत्पत्ति होती है, ये सारी चीजें अवश्य दें। ये सारी चीजें जो थी वो आज के इस क्लास की अहम बिंदु हमने लास्ट में डिस्कस कर लिए कि इनका जवाब हमें देना है। आज के इस टॉपिक के अंदर हमने भूकंप की बात करी, भूकंप की उत्पत्ति से लेकर के भूकंप के प्रभाव तक सारी चीजें हमने डिटेल में बात की। मुझे पूरा